जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी सदस्यों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट वेदा एकेडमी में। मैं आशुतोष आप सभी सदस्यों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आपकी जो पिछली क्लास हुई इसके पहले मैं आपको एसएसटी का जो सिलेबस था वो आपको पूरा बता चुका। आज की क्लास में मैं आपके सिलेबस की ओर मूव कर रहा हूँ। सिलेबस में आपका जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, आज वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये देखिए, मैं आपके लिए एक एक चीज़ कितनी मेहनत के साथ कलेक्ट किया हूँ और इस पर पूरी चर्चा करूँगा। सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आप यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो पढ़ने जा रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय पढ़ने जा रहे हैं ना बच्चे, आप पहले जानिए यूरोप क्या होता है। तो अब चलिए शुरू ही कर देते हैं आपका चैप्टर। ज़्यादा बातों को इधर उधर ना घुमा के आपका अध्याय जो है वो शुरू करते हैं। अध्याय 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप जो है, यूरोप एक प्रकार का महाद्वीप है जिसमें कई सारे देश आते हैं, जैसे हो गया जर्मनी, हो गया रूस, हो गया इटली, हो गया, ये सारे देश इसमें आते हैं। उसके बाद में इसमें राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अब राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो राष्ट्रवाद शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए कि सर राष्ट्रवाद क्या होता है। तो राष्ट्रवाद शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए। अब देखिए बच्चों, राष्ट्रवाद शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से सर? दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है राष्ट्र, करेक्ट है, और एक है वाद। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है राष्ट्र और एक है वाद। राष्ट्र का मतलब होता है भावनात्मक तत्व होता है, और ये वाद का मतलब होता है बच्चों, वाद का मतलब होता है जो विचार होता है, करेक्ट है, विचार या दर्शन होता है। चलिए तो शुरू करते हैं। ये देखिए, इसमें मैं आपको एक एक चीज लिखा हुआ है, एक एक चीज लिख कर लाया हूं, तो देखते जाइएगा आप। मैं समझाने की जिम्मेदारी हमारी है, बस आप ये मत बोलिएगा कि सर आप तो स्लाइड के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। आप पढ़ते जाइए और नोट्स बनाते जाइएगा। बैठे होंगे अगर तो अच्छे से बैठिएगा पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कि फ़ोन चला रहे हैं और सुन रहे हैं, वो सब बातें मतलब क्या बताएं बच्चों, बस वो टाइम पास हो जाता है। आप नोट बनाते जाइएगा, जैसे जैसे मैं लिखा हूँ वैसे वैसे आप वहाँ पे तैयार करते जाइएगा, लिखते जाइएगा अपने नोट्स। तो राष्ट्रवाद शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है सर। एक होता है राष्ट्र, एक होता है वाद। तो राष्ट्र सब एक भावात्मक तत्व बता चुका, और एक विचार, वाद का मतलब होता है विचार या दर्शन। अब भावनात्मक तत्व ये पूरा मिला के, दोनों को मिला के बताया गया कि देखिए सर राष्ट्रवाद क्या होता है। तो इसका जन्म, इसका जो राष्ट्रवाद है इसका जन्म सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा अन्य आधार पर होता है, करेक्ट है। तो ये हो गया आपका राष्ट्रवाद। अब देखिए, ये हो गया आपका राष्ट्रवाद। अब राष्ट्रवाद सर हो गया, लेकिन हम कैसे, राष्ट्रवाद का अर्थ तो आपने किताबी भाषा में हमको बता दिया, तो आपने मुझको किताबी भाषा में बता दिया, मैं इसको समझूंगा कैसे? सरल से सरल शब्दों में मैं इसको समझूंगा कैसे? तो आप समझते जाइएगा। इसमें यहाँ पे मैं 2-3 उदाहरण लिया हूँ आपको राष्ट्रवाद समझाने के लिए। तो आप पहले सुनिए, मैं जो जो बोल रहा हूँ आप सुनते जाइए। तो राष्ट्रवाद शब्द क्या होता है, राष्ट्रवाद को आप बस सुनते जाइएगा। कैसे समझ में आना है और कहाँ समझ में आना है ये डिसाइड मैं करूँगा, आप मुझे बस सुनते जाइएगा। सुनिए, एक कहानी सुनिए। एक पेड़ था, उस पर बहुत सारी चिड़ियाएँ रहती थी, उस पर बहुत सारी चिड़िया रहती थी। अब उस पेड़ पे चिड़ियाएँ रहती थी। हुआ क्या, अचानक बच्चे उस पेड़ पे आग लग गई, या फिर एक आंधी तूफान आ गया, भयावह स्थिति हो गई, जिससे मतलब कि क्या हुआ कि उन पक्षियों की, उन चिड़ियों की जान भी जा सकती थी। लेकिन फिर पेड़ जो है वो चिड़ियों से कहता क्या है कि आप तो उड़ सकते हैं, तो आप उड़कर क्यों नहीं चले जाते? आप मेरे लिए अपनी जान देने पे क्यों तुले हुए हैं? तो उन पक्षियों का जवाब जो होता है वो आप ध्यान से सुनिएगा। वो पक्षियाँ क्या कहती हैं कि इसका, जब आप स्वस्थ थे, मस्त थे, सारी चीज़ें आपकी अच्छी थी, तब मैं आपके ऊपर वास करती थी, या मैं आपके ऊपर रहती थी, आपके ऊपर मैं घोंसला बनाई। लेकिन आप अगर इस समय विकट परिस्थितियों में हैं तो मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। तो ये जो चिड़िया हैं और पक्षी हैं, ये जो कह रहे हैं कि मैं आपको कठिन परिस्थितियों में छोड़कर नहीं जा सकती हूँ या नहीं जा सकता हूँ, तो यही उनकी जो भावना है, यही राष्ट्रवाद है। क्या है बच्चों? यही उनका राष्ट्रवाद है, करेक्ट है। तो राष्ट्रवाद समझ में आया क्या है? एक बार फिर से सुन लीजिए कि एक पेड़ था, उस पेड़ पे चिड़िया, पशु पक्षी रहा करते थे, करेक्ट है। तो एक बार उस पेड़ पे फिर से आग लगी, या फिर आंधी तूफान आया, उसकी जो
टहनियाँ थी वो टूट टूट कर गिरने लगी। तो पक्षी जो थे, वो पक्षी तो बच्चे उड़ सकते हैं, वो आप लोगों को भी पता होगा, वो पक्षी उड़ नहीं रहे थे, उसी पेड़ पर बैठे हुए थे। तो पेड़ जो है पक्षियों से जानते हैं क्या कहता है? कहता है कि आप तो उड़ सकते हैं, फिर आप हमारे लिए क्यों यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप हमारे लिए अपनी जान देने पे क्यों तुले हुए हैं? तो पक्षियों का जो जवाब होता है वही राष्ट्रवाद एक्चुअली होता है। क्या हुआ बच्चे कि पक्षी जो बोले वो कह रहे हैं कि आपके लिए, आप हमारे लिए बहुत कुछ किए, आपके ऊपर मैं आश्रित था, अगर आप इस समय कष्ट में है तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको ना छोड़ूं कष्ट में। करेक्ट है? तो यही जो है यही राष्ट्रवाद है, यही है राष्ट्रवाद। करेक्ट है बच्चों? तो राष्ट्रवाद का मतलब आपको समझ में आया? वही लिखी हैं चीजें जो मैं आपको बताया, तो वही चीजें लिखी हैं जो मैं आपको बताया। राष्ट्रवाद का उदाहरण क्या है? देखिए, वृक्ष पक्षियों से कहता है, मतलब देखिए यहाँ पे पक्षी हैं बैठे हुए हैं। करेक्ट है? ये पक्षी बैठे हुए हैं। तो अब ये पक्षी बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे एक आग लग गई, और आग लगने के बाद में पेड़ जो है वो किससे कहता है? पक्षियों से कहता है कि आपके पास तो पंख है, आप उड़ सकते हैं तो उड़ जाइए, आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? लेकिन पक्षी नहीं उड़ रहे हैं और बोल रहे हैं साथ ही रहेंगे, चाहे जान, साथ ही रहेंगे चाहे उनकी जान क्यों ना चली जाए। यही जो शब्द है उनका, यही जो है बच्चे वो राष्ट्रवाद है। तो बच्चों आप बताइए, राष्ट्रवाद आपको समझ में आया कि नहीं आया? सरल से सरल शब्दों में आया कि नहीं आया? बताइए, आया कि नहीं आया? आ गया होगा। चलिए, अगर मानते हैं कि अभी आपको नहीं आया होगा तो एक उदाहरण मैं आपको और लेता हूं। ऐसे एक दूसरा उदाहरण देखिए आप। एक दूसरा उदाहरण क्या है बच्चे कि यहां हमारा जो देश है, ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर, और ये हमारा है तमिलनाडु। ठीक है? ये हमारा तमिलनाडु। तो क्या होता है, जब एक व्यक्ति यहाँ पर होता है, उसको कोई दुख दर्द पीड़ा या समस्या होती है, जब उसको कोई दुख दर्द पीड़ा समस्या होती है, तो यहाँ पर जो हमारे अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है, वो क्या कहता है कि उसके अंदर एक फीलिंग जगती है, कहता है हमारे भारत देश का नागरिक परेशान है। तो हमारे भारत देश का नागरिक परेशान है, जबकि आपको पता है कि वो अलग अलग राज्यों में डिवाइड है, अलग अलग राज्यों में है, और बहुत सारी यहाँ से यहाँ तक की दूरियां हैं, फिर भी वो कहता है कि भारत देश हमारा परेशान है, हमारे भारत देश का नागरिक परेशान है। ये शब्द जो है, ये फीलिंग जो है, वही राष्ट्रवाद है। अब देखिए ये क्या होता है, मान लीजिए यहाँ से हमारे देश का एक टुकड़ा, कोई देश, जैसे इस समय हमारा जो है पीओके है, पीओके पे अधिकार किया है पाकिस्तान। तो क्या हुआ, वहां पे अधिकार किया, लेकिन हमारी सब लोगों की एक भावना है, कि हमारा देश है, हमारे देश पे अधिकार किया। तो ये है राष्ट्रवाद बच्चों। देखिए इसमें लिखा है, व्यक्ति जिसके पास अपनी खुद की भूमि नहीं है, लेकिन वही चीज लिखा है कि अभी मैं आपको पीओके के बारे में बता रहा था, तो देखिए वही लिखा है, व्यक्ति जिसके पास अपनी खुद की भूमि नहीं है, लेकिन भारत की भूमि का एक टुकड़ा जाने से परेशान दुखी हो जाता है। जम्मू में बैठा व्यक्ति, यदि तमिलनाडु की कोई घटना हो जाए, तो यहाँ जम्मू में बैठा व्यक्ति है, यहाँ तमिलनाडु में कोई भी घटना हो जाए, यहाँ से यहाँ तक के बीच कोई भी घटना हो जाए, करेक्ट है, कोई भी घटना हो जाए तो वह क्या होता है, दुखी हो जाता है। तो जो दुखी होने की जो प्रक्रिया है वही राष्ट्रवाद है। क्या है बच्चे? वही राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद आपको समझ में आया कि नहीं आया? आप समझे कि नहीं समझे? अब मुझे आशा और पूरा विश्वास है कि अगर आपसे कोई राष्ट्रवाद पूछे तो आप अपने शब्दों में बकायदा उसको बता दीजिएगा। बाकी किताबी भाषा तो होती है, आप पढ़िएगा, हम थोड़ा बहुत उसको भी पढ़ाएंगे, लेकिन हमारा मकसद है कि आपको सरल से सरल भाषा में बताया जाए। करेक्ट है? तो अब ये देखिए, ये कोई जरूरी नहीं कि यहाँ जो है, यहाँ का टुकड़ा जाने पर यहाँ को तकलीफ होगा तो यही राष्ट्रवाद हो। यहाँ जो गुजरात में व्यक्ति है, अगर वो अरुणाचल प्रदेश में बैठे व्यक्ति को कोई समस्या हो रही है, अगर इसकी फीलिंग ये समझ सकता है, तो यही है राष्ट्रवाद, है ना बच्चों? यही है राष्ट्रवाद। तो दो उदाहरण के माध्यम से आपको राष्ट्रवाद पे चर्चा किया कि राष्ट्रवाद सर है क्या, राष्ट्रवाद सर है क्या, इसको सरल से सरल शब्दों में हम समझ कैसे सकते हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में भी और, चलिए ठीक है, एक बार और देखते हैं राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है? तो यहां देखिए, आपको एक मस्तिष्क, यहां पे क्या दिख रहा है बच्चे? यहां पे आपको एक मस्तिष्क दिख रहा होगा मनुष्य का। तो अब ये दिमाग, ये क्यों दिखाया गया? क्योंकि ये भैया
क्योंकि ये भैया भावनात्मक है, आपकी भावना है। राष्ट्रवाद देखा जाए तो ये मूर्त नहीं है, आप इसको देख नहीं सकते बच्चों। आप मूर्त का मतलब सर क्या होता है? मूर्त का मतलब होता है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो है मूर्त। और अमूर्त है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद एक अमूर्त शब्द है, तो उसको आप केवल महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, आप उसको छू नहीं सकते। तो वही है, मस्तिष्क के थ्रू आप उसको महसूस कर सकते हैं। राष्ट्रवाद आप देखिए इसमें लिखा है सरल से सरल शब्दों में, तो देखिए वही चीज लिखा है जो मैं आपको पहले बता दिया, तो इस पे ज्यादा समय नहीं लेंगे। राष्ट्रवाद शब्द एक अमूर्त विचारधारा है जिसका निर्माण एक लंबी प्रक्रिया के द्वारा होता है। ऐसा नहीं है कि तुरंत राष्ट्रवाद उमड़ने लगता है, धीरे धीरे परिस्थितियां और स्थितियों को बदल देती हैं बच्चों, आपके व्यवहार को, आपके कार्य विधियों को। तो धीरे धीरे ही राष्ट्रवाद का उदय होता है, ऐसा नहीं तुरंत हो जाता है। राष्ट्रवाद में राष्ट्रीय हित जुड़ा होता है। क्या होता है बच्चों? इसमें जो होता है राष्ट्रीय हित जुड़ा होता है। अब ये नहीं होता कि इसमें व्यक्तिगत हित किसी का भी नहीं जुड़ा होता। राष्ट्रवाद में जो होता है वो राष्ट्रीय हित जुड़ा होता है। दो प्रकार के हित होते हैं, एक व्यक्तिगत हित होता है और एक सार्वजनिक हित, एक राष्ट्रीय हित। तो क्या होता है, जो हमारा राष्ट्रीय हित है वो सार्वजनिक हित होगा, क्योंकि उसमें आप सबका हित देख रहे हैं। और व्यक्तिगत में क्या होता है? व्यक्तिगत में होता है केवल अपना हित होता है, जिसमें व्यक्ति अपने देश राष्ट्र के प्रति प्रेम, निष्ठा और समर्पण की भावना रखता है। करेक्ट है? तो आप बताइए, समझ में आया राष्ट्रवाद शब्द समझ में आया कि नहीं आया? बताइए फटाफट। और आपसे एक निवेदन रहेगा कि क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा, और क्लास की सिर्फ समाप्ति हो जाए तो एक प्यारा सा कमेंट, आप ऑफलाइन प्यारा सा कमेंट छोड़ कर जाइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। और अब मैं बच्चों अपनी अच्छाइयाँ नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, अच्छाइयाँ जो भी होंगी वो तो पता ही है। आप मेरे अंदर इस जब क्लास में आपकी करा रहा हूँ, इसमें क्या क्या कमी आपको लग रही है, मेरी कमियों को नीचे लिखिएगा, और अच्छाइयों को तो लिखने वाले लिखेंगे। तो आप जो है ना, कमियां जब हमें पता चलेगी आपके थ्रू, तो मैं उससे सुधार करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल मैं अपना 100% दे रहा हूँ, ऐसा विश्वास है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो एक कमेंट आप करके जरूर जाइएगा क्लास के अंत में। तो सरल शब्दों में समझिए राष्ट्रवाद क्या है। सरल शब्दों में राष्ट्रवाद का क्या हो सकता है? सरल शब्दों में जब लोग अपने देश को सबसे ऊपर मानते हैं, और उनमें व्यक्तिगत लाभ के बजाय अपने राष्ट्र देश का लाभ, उनकी प्रगति और सुरक्षा के लिए मिलकर कार्य करते हैं, वही राष्ट्रवाद है। जैसा कि आपको यहाँ हाथ मिलाकर दिखाया भी गया है कि साथ साथ हमको चलना है। ऐसा नहीं है कि आप दूर दूर तक दौड़े रहिए, हमसे ना आपको हमसे मतलब, ना हमको तुमसे मतलब, तो ऐसे नहीं होता है। करेक्ट है? अब देखिए उदाहरण क्या, अब इसका उदाहरण राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और देश की संस्कृति का सम्मान करना। अब बच्चों ये बताइए, किसी को बताया थोड़ी ना जाता है। अगर एक बार बच्चे को बता दिया कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना है, तो वो अगर राष्ट्रीय ध्वज देखता है कि रास्ते में पड़ा हुआ है, तो उठाकर अपने बैग में रख लेता है, जो बच्चा शिक्षित है, पढ़ने लिखने वाला है। बाकी ऐसे तो बहुत पड़े हुए हैं कि अपना तिरंगा पड़ा रहता है और वो चले जाते हैं, तो उनकी बात नहीं हो रही है। तो राष्ट्रीय ध्वज का जो सम्मान करना है, वो आपके राष्ट्रवाद का एक उदाहरण हो जाएगा। फिर राष्ट्रीय गान बजता है और हम लोग क्या करते हैं कि खड़े हो जाते हैं। तो ये भी हमारे राष्ट्रवाद जो है इसी का एक परिणाम हो जाएगा। और देश की संस्कृति का सम्मान करना, देश की जितनी भी संस्कृतियां हैं उसका हम लोग सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं होता है, कभी भी आप ये नहीं देखेंगे कि वो लड़ाई झगड़े वाली बात आप यहाँ पे मत इंक्लूड करिएगा कि हिंदू मुस्लिम से लड़ जाते हैं, मुस्लिम हिंदू से लड़ जाते हैं। सबकी अलग अलग संस्कृति, और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सम्मान भी करता है। तो ये हो जाएगा राष्ट्रवाद। तो सरल शब्दों में आप समझे कि नहीं समझे राष्ट्रवाद क्या है? तो आप समझे कि नहीं समझे राष्ट्रवाद क्या है, आप मुझे बता दीजिए। बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। प्यारा सा एक कमेंट लिखिए और बताइए समझ में आया कि नहीं आया। विश्वास करता हूं कि बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक शब्द पे इतनी देर से चर्चाएं कर रहा हूं, अगर आपको क्लियर नहीं है तो एक बार आप फिर से उसको देखिएगा। करेक्ट है? एक बार आप फिर से देखिएगा। तो राष्ट्रवाद शब्द क्या होता है? हो सकता है आपसे केवल ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि राष्ट्रवाद शब्द का अर्थ क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। अब राष्ट्रवाद का जो यूरोप में उदय हुआ, उसके
क्या कैसे हुआ उदय, कैसे हुआ उदय? तो एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति वहां फ्रांस के एक कलाकार हुआ करते थे, फ्रांस के एक कलाकार हुआ करते थे जिनका नाम था फ्रेडरिक सेरिउ। बात है 1848 की। 1848 में उन्होंने एक चित्रों का एक संग्रह तैयार किया और उस चित्रों में कई सारे चित्रों को बनाया और उनको एक साथ इंक्लूड करके दिखाया। तो उससे क्या हुआ, उसके राष्ट्रवाद की एक पृष्ठभूमि का निर्माण हुई। देखिए परिचय में क्या है, बात है 1848 की कि फ्रांस के एक कलाकार फ्रेडरिक सेरिउ, नाम आप याद रखिएगा, नाम मत भूलिएगा, और सन आप याद रखिएगा, सन मत भूलिएगा, ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। फ्रेडरिक सेरिउ ने एक सपनों का संसार रचा। सपनों का संसार मीन्स सर, सपनों का संसार का मतलब उस चित्र में एक सपनों का एक संसार, मतलब हमारा क्या संसार कैसा होना चाहिए, जो निरंकुशता है उसका अंत कैसे होना चाहिए, और अंत के बाद में उस हमारा जो पूरा विश्व है वो कैसे होना चाहिए, उसमें दिखाया, रचा जिसमें इन्होंने चित्रों का निर्माण किया। यह संसार जनतांत्रिक और सामाजिक लोकतंत्र से मिलकर बना था। आगे बताएंगे कि जनतांत्रिक क्या होता है और यहां पर सामाजिक गणतंत्र क्या होता है। तो अब ये जो चित्र है, ये चित्र आप एक बार देख लीजिए, फिर उसके चित्र के अंदर क्या क्या बातें हैं वो भी आपको मैं बता देता हूं एक एक करके। ये पूरा चित्र है जिस चित्र का उन्होंने निर्माण किया था। मैं हट जाता हूं, आप देखिए इसको कि ये पूरा वो बच्चे चित्र है जिस चित्र का निर्माण आपके फ्रेडरिक सेरिउ ने 1848 में किया था। ये पूरा चित्र बनाया था उन्होंने, और इस चित्र कई सारे चित्रों को एक साथ इंक्लूड कर दिया था। करेक्ट है? तो अब ये बन गया था। अब सर इसमें तो बना था, लेकिन अब ये हमें कुछ समझ में नहीं आता ये क्या है, बस हमें केवल मनुष्य और ईसा मसीह ऐसे ऐसे कई सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इन्होंने अगर इसका बनाया है तो इनके जहन में कुछ चल रहा होगा, इनके जहन में कुछ चल रहा होगा कि इस चित्र का हम निर्माण कर रहे हैं तो इसके थ्रू ये क्या संदेश देना चाहते थे। तो एक एक चित्र को हम चलते हैं बच्चों, डिकोड करते हैं कि अगर ये चित्र बना है तो इस चित्र का मतलब क्या है, ये चित्र बना है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब, ये सारे चित्र एक एक स्लाइड के माध्यम से देखिए। अब देखिए, पहले तो मैं आपको दिखा दिया, आप एक बार ये चित्र पूरा देख लीजिए। ये आपके बुक में भी होगा, लेकिन हमें बुक से कोई मतलब नहीं है, बुक से हमें कोई मतलब नहीं है। आप एक बार ये चित्र देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करेक्ट है? तो ले लिए, चलें आगे। हो गया होगा। चलिए, तो अब ये चित्र है, अब इस चित्र में एक एक चित्र पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला चित्र आपको क्या दिखाई दे रहा है? चित्रों के विश्लेषण में स्वतंत्रता की जो प्रतिमा है, ये जो स्त्री है, स्त्री रूपक जो यहाँ पे चित्रण किया गया है, इनको स्वतंत्रता की प्रतिमा माना गया। तो आपको मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा, समझाने की जिम्मेदारी हमारी। चित्रों का विश्लेषण, स्वतंत्रता की प्रतिमा। तो पहला चित्र था स्वतंत्रता की प्रतिमा। कलाकार स्वतंत्रता की प्रतिमा को महिला के चित्र के रूप में चित्रित किया है। तो ये जो चित्र है, इस चित्र में बच्चे स्वतंत्रता की जो प्रतिमा है उसको महिला के चित्र के रूप में चित्रित किया गया है कि जो महिला होगी वो स्वतंत्रता की क्या होगी? प्रतीक होने वाली है। करेक्ट है बच्चों? तो चलिए, अब ये हो गया। तो हाथ में ज्ञानोदय की मशाल, तो आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? क्लियरिटी तो उतनी नहीं है, लेकिन मैं आपको क्लियर करके, मतलब आपको मैं बता दे रहा हूं कि हाथ में ज्ञानोदय की मिसाल कहाँ है और उसके बाद में अधिकारों का घोषणा पत्र कहाँ है। तो बच्चों, आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये चीज है ज्ञानोदय की मसाल, और इनके दूसरे हाथ में यहाँ पर लिखा है मनुष्य के अधिकारों का एक घोषणा पत्र लिए हुए हैं। ये मनुष्य के अधिकारों का एक घोषणा पत्र लिए हुए हैं और खड़ी हुई हैं, किसमें? चित्र में खड़ी हुई हैं। और इस इस चित्र के इर्द गिर्द सारे व्यक्ति वहां के मौजूद हैं जो चित्र में फ्रेडरिक सेरिउ ने बताया है। अब दूसरा चित्र आता है। दूसरे चित्र में सर फ्रेडरिक सेरिउ ने दूसरे चित्र में ईसा मसीह जी को दिखाया। ईसा मसीह जी को दिखाया है। क्या हुआ? विश्लेषण चित्र का जो है, दूसरे चित्र का विश्लेषण, लोगों का जुलूस जो है, ये देखिए, आपको लोगों का जुलूस दिखाई दे रहा होगा। आपको लोगों का ये जुलूस दिखाई दे रहा होगा कि ऐसे 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 लोग यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की आ रहे हैं, जिसमें विभिन्न देशों के लोग हैं। करेक्ट है? और विभिन्न प्रकार के झंडे भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये झंडे हैं उनके देश का प्रतीक। तो अमेरिका और यूरोप के लोग जो हैं
विभिन्न आयु सामाजिक वर्ग के हैं, कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना कर रहे हैं। सरयू के कल्पनादर्श या यूटोपिया में विश्व के अलग अलग राष्ट्र समूहों में विभक्त हैं। ये जो हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग झंडे दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग लोग दिखाई दे रहे हैं, वो अलग अलग वर्ग समूहों में बच्चे विभक्त हैं, फिर भी वो एक साथ उपस्थित हैं इस चित्र में। यही सबसे बड़ी बात है। जिनकी पहचान उनके वस्त्र और पोशाकों से की जाती है। अब बच्चे जब ये एक साथ उपस्थित है तो इनकी पहचान कैसे करेंगे? तो इनका वस्त्र है, पोशाक है, इसके माध्यम से किया जाता है। तो पता हो गया पहला चित्र क्या था सर? पहला चित्र आपको ये बताया क्या था सर? क्या था? स्वतंत्रता की एक प्रतिमा है और उसमें होता क्या है कि इसमें एक ज्ञानोदय की मसाल होती है और एक अधिकारों का घोषणा पत्र होता है। करेक्ट है बच्चों? ओके बॉस, आगे बढ़े। चलिए अब देखिए आगे क्या चित्र है। निरंकुशता का अंत। तो बच्चों आपकी जो फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति पे आगे चर्चा होगी आपकी, जो हो सकता है इसी में मैं आपको फ्रांस की क्रांति पढ़ा दूं। अगर नहीं पढ़ाता हूं तो आपकी जो नेक्स्ट क्लास होती है उसमें फ्रांस की क्रांति के कारण, परिणाम क्या क्या हुए, कैसे फ्रांस की क्रांति हुई, उसका क्या क्या उसकी भूमिकाएं थी, उस पर चर्चा होगी। और कैसे निरंकुश शासन का अंत हुआ और कैसे निरंकुश शासन का अंत हुआ, वो पूरी चीज इस चित्र में दिखाई गई। देखिए यहाँ पे आपके राजा के जो हम मुकुट हैं, उनके अवशेष हैं, उनके यहाँ के जो राज भवन के जो जितने भी अवशेष हैं, सोने चांदी हीरा मुकुट जितने भी हैं, वो सब यहाँ पर पड़े हुए हैं। लेकिन क्या है, पड़े तो हुए हैं सारी चीजें, पड़ी हुई हैं सारी चीजें, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं, आप बता दीजिए कि यहाँ पे लोग इतने अपने राष्ट्र के प्रति जागरूक हो चुके हैं बच्चों कि इनको सोने चांदी से कोई मतलब ही नहीं है। इनको सोने चांदी से कोई मतलब ही नहीं है, इनको बस स्वतंत्रता चाहिए, इनको बस स्वतंत्रता चाहिए कि हम स्वतंत्र रहें। करेक्ट है? तो क्या है इस चित्र में? प्रतिमा के सम्मुख भूमि पर निरंकुश संस्थानों के ध्वंसावशेष बिखरे हुए हैं। तो इसमें क्या क्या था बच्चे? राजा का मुकुट था, हीरा जेवरात सोने चांदी, यही सब थे जो इसमें चित्र के सामने बिखरे हुए हैं। अगला चित्र क्या है? अगला चित्र है राष्ट्रराज। तो अब इसमें देखिए राष्ट्रराज जो है उसमें राष्ट्रराज देशों को दिखाया गया है और उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड जो इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे बच्चों, इसमें इस जुलूस जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो इसका नेतृत्व कर रहे थे, वो नेतृत्व जो कर रहे थे अब वो एक राष्ट्रराज बन चुके थे। क्या बन चुके थे? राष्ट्रराज बन चुके थे। अब आप बोलेंगे सर राष्ट्रराज क्या होता है? राष्ट्रराज मैं आपको आगे चर्चा करूंगा कि राष्ट्रराज क्या होता है, क्योंकि ये 1 मिनट की बात नहीं कि मैं आपको तुरंत बता के आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, फिलहाल आप जानिए कि समान संस्कृति समान पहचान, यही सब राष्ट्रवाद होता है। अब फिर देखिए स्वर्ग की दृष्टि, स्वर्ग से दृष्टि। ईसा मसीह जी जो है वो इस चित्र को देख रहे हैं। इस चित्र में ईसा मसीह जी को सबसे ऊपर दिखाया गया है, सबसे ऊपर ईसा मसीह जी को दिखाया गया है। और ये क्या हुए इस चित्र पे, इस जो पूरी घटनाएं हो रही हैं, फ्रेडरिक सरयू ने इनमें बताया कि ये जो पूरी चर्चा, ये जो पूरी घटनाएं हो रही हैं, इस घटना का जो सार है, इस घटना पे जो सार बनने वाला है वो क्या है बच्चे? ईसा मसीह जी उसको पूरा देख रहे हैं कि क्या क्या घटना हो रही है। तो वही है, देखिए इस चित्र में ऊपर ईसा मसीह संत फरिश्ते योम इस दृश्य पर नजर जमाए हुए हैं। किस दृश्य पर नजर जमाए हुए हैं? जो आपका नीचे बच्चे हो रहा था कि वहां के लोग थे, जुलूस निकाल कर एकत्रित होकर गए थे, किसके पास गए थे? स्वतंत्रता की जो प्रतिमा थी उसके सम्मुख जा रहे थे, उस पे ये नजर बनाए हुए हैं। करेक्ट है बच्चों? तो आगे बढ़े। अब यहां पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा, यहां तक मैं आपको चित्र का जो क्या था विश्लेषण था पूरी चीज बता दिया कि चित्र में क्या क्या है, चित्र में क्या क्या है वो बता दिया। तो ये जो चित्र निर्माण हुआ था, ये चित्र का नाम रखा गया था एक बच्चे। हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में पूछ लिया जाए कि फ्रेडरिक सरयू जो थे वो 1848 में जब चित्र का निर्माण किया थे तो उस चित्र का नाम क्या था? तो आप याद रखिएगा कि फ्रेडरिक सरयू ने इस चित्र को राष्ट्रव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न, राष्ट्रों के बीच संधि का नाम दिया था। तो आपको परिचय पता हुआ कि नहीं हुआ कि सर राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि कैसे कैसे बनी, राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि कैसे कैसे बनी, ये परिचय में आपको बताया।
करेक्ट है। तो अब फिर उसके बाद में, इसके पहले भी मैं आपको राष्ट्रवाद शब्द का मतलब बता कर आया हूँ, राष्ट्रवाद शब्द का मतलब बता के आया हूँ। तो कोई बताएगा राष्ट्रवाद शब्द का मतलब क्या होता है? लिखिए फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए। हाँ बिल्कुल सही, इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं। तो चलिए अब क्या करते हैं, शुरू करते हैं बच्चों। तो मैं आपको परिचय बता दिया, करेक्ट है। अब शुरू करते हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। वो आपके यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा, और वो मतलब लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय में भी आएगा, और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव में भी आएगा ही आएगा। तो फ्रांस में क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे कि फ्रांस की क्रांति कैसे कैसे हुई। फिलहाल मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप 9th क्लास से 10th क्लास में आए हैं, 9th क्लास से 10th क्लास में आए हैं, तो 9th क्लास में जो फ्रांस की क्रांति वो बहुत ही विस्तृत तरीके से आपको पढ़ाई गई होगी। मैं ये मानता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़कर आए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रांस की क्रांति का जो कारण था, फ्रांस की क्रांति का जो कारण है, और फ्रांस की क्रांति का उदय कैसे हुआ, इस पर चर्चा होगी। तो फ्रांस की क्रांति जो है 1779 ईस्वी में हुई थी। 1779 ईस्वी में फ्रांस की जो क्रांति हुई बच्चों, वो क्रांति के क्या क्या परिणाम थे, उसका उदय कैसे हुआ, ये पता होना चाहिए आपको। तो हुआ था क्या सर, हुआ क्या था कि फ्रांस में निरंकुश शासन हुआ करता, राजा का जो था वो निरंकुश शासन हुआ करता था। लुई 16वें के पहले भी, लुई 16वें जो थे उसके पहले भी राजा निरंकुश रूप से शासन किया करता था। लेकिन ये क्रांति लुई 16वें के ही समय में हुई है, क्योंकि इसके पहले की जो पृष्ठभूमि थी वो सब बन चुकी थी। होती है कभी कभी क्या होता है कि घटनाओं की पृष्ठभूमि पहले से तैयार होती है, होना उसको कब होता है, ये अचानक हो जाती है। तो ये जो फ्रांस की क्रांति हुई ये एक घटना नहीं थी, इसके दीर्घकालिक कारण थे भी और इसके तत्कालिक कारण भी थे। तो फ्रांस की क्रांति में हुआ क्या था, फ्रांस की क्रांति में बच्चों हुआ सत्ता का हस्तांतरण, सत्ता का हस्तांतरण हो। तो फ्रांस की क्रांति जो हुई थी उसमें सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। सत्ता का हस्तांतरण हुआ था सर, कैसे क्या हुआ था सत्ता के हस्तांतरण में, हमको जरा अच्छे से बताइए ना। तो चलिए बताते हैं आपको कि वहां पर मैं आपको पहले बता दिया कि सत्ता जो थी, निरंकुश राजतंत्र वहां पे हुआ करता था। यहाँ पे क्या हुआ करता था बच्चे, लुई 16वें नाम के एक राजा हुआ करते थे, लुई 16वें नाम के राजा थे। और ये राजा जो थे इतने निरंकुश हो गए थे कि इनको जनता से कोई मतलब ही नहीं रह गया था। तो जनता से जब इनको कोई मतलब नहीं रहेगा तो क्या होता है बच्चों, किसी भी चीज़ की अति भी होती है, तो अति की भी एक सीमा होती है। तो हुआ क्या कि जनता ने विरोध कर दिया, और यहाँ पे जो निरंकुश शासन था, यहाँ पे जो निरंकुश शासन था उसको खत्म कर दिया, करेक्ट है, उसको खत्म कर दिया। अब वो कैसे कैसे खत्म हुआ, कैसे कैसे कारण थे, वो मैं आपको आगे बता रहा हूं। तो नागरिकों का एक समूह, ठीक है, ये नागरिकों का एक समूह हो जाएगा और ये राजा हो जाएगा। अब ये क्या होगा कि यहाँ से सत्ता, यहाँ से जो सत्ता है वो हस्तांतरित होके वो जो कहाँ चली जाएगी, प्रजा में चली जाएगी। तो देखिए फ्रांसीसी क्रांति के साथ संप्रभुता राजतंत्र से निकलकर किससे बच्चों, ये जो संप्रभुता शब्द है, संप्रभुता शब्द क्या होता है सर, संप्रभुता शब्द होता है जो आप अपना निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, आप अपना निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। जैसे क्या है कि हमारा भारत देश है, हमारा भारत देश है, और ये भारत देश किसी भी प्रकार के आंतरिक मामले में, किसी भी आंतरिक मामले के जो निर्णय है वो लेने में स्वतंत्र है, स्वतंत्रता है, ना कि इस पे किसी भी देश का चलता है। तो यही जो हम निर्णय अपना ले सकते हैं, आंतरिक एवं बाहरी निर्णय, तो यही हमारी क्या है, संप्रभुता है। तो वहाँ के जो लोग हुआ करते थे, वहाँ के जो लोग हुआ करते थे, तो पहले जो संप्रभुता थी वो राजा के हाथों में हुआ करती थी। पता होगा आपको कि वहाँ पर प्रजातंत्र था। तो प्रजातंत्र से सत्ता निकलकर, प्रजातंत्र से सत्ता जो थी वो ट्रांसफर हुई और नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। तो नागरिकों के पास वो चली गई। क्या हुआ बच्चों, तो इसका एक सार देखिए कि सर यहाँ पे जो निरंकुश शासन हुआ करता था, क्या हुआ करता था, यहाँ पे एक निरंकुश शासन हुआ करता था, निरंकुश शासन हुआ करता था, निरंकुश शासन जो हुआ करता था फ्रांस में, जो फ्रांस में बच्चों निरंकुश शासन हुआ करता था। तो यहाँ जो निरंकुश शासन हुआ करता था, इसकी जो निरंकुश शासन था, करेक्ट है, निरंकुश शासन जो था, यहाँ निरंकुश शासन से यहाँ हुआ क्या कि यहाँ पर प्रजातंत्र स्थापित हो गया। प्रजातंत्र का मतलब क्या कि सर वहाँ प्रजातंत्र का मतलब हुआ कि प्रजा का शासन स्थापित हो गया। पहले यहाँ क्या हुआ करता था, राजतंत्र, क्या हुआ करता था, राजतंत्र हुआ करता था। और इस राजतंत्र में राजा जो होता था वह सर्वश्रेष्ठ
होता था और ये निरंकुश रूप से शासन करते थे फ्रांस के जो राजा थे। ठीक है बच्चों, तो अब ये जो सत्ता थी वो फ्रांस की क्रांति के माध्यम से यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ चली गई प्रजातंत्र में। और प्रजातंत्र में कौन कौन था? प्रजातंत्र में वहाँ के नागरिक समूह थे। ठीक है बच्चों, तो वहाँ के नागरिक समूह में हस्तांतरित हो गई। तो पहली लाइन आप याद रखिए कि फ्रांस की क्रांति जब हुई तो फ्रांस की क्रांति में हुआ क्या कि वहाँ की जो सत्ता थी वो निरंकुश राजा के हाथों से प्रजा के हाथों में हस्तांतरित हो गई। करेक्ट है। अब देखिए फ्रांस की क्रांति, तो फ्रांस की क्रांति सर हुई तो और फ्रांस की क्रांति में हुआ क्या कि सत्ता का हस्तांतरण भी हो गया 1789 ईस्वी में। तो फ्रांस की क्रांति के सर कारण क्या क्या थे? तो इसके कई कारण थे। तो पहले मैं इन सभी कारणों को एक देखिए, आप एक स्लाइड के माध्यम से पहले आप देखिए। इनमें ऐसा नहीं है कि बस इतना ही बता के सारी चीज़ें खत्म हो जा रही हैं। ये सारी चीज़ें खत्म नहीं हो रही हैं, ये सारी चीज़ें यही नहीं खत्म हो रही, इस पे आगे भी चर्चाएं हैं अलग अलग से। राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, सब पे अलग से चर्चा भी होगी। तो पहले देखिए क्या है बच्चे, पहले देखिए कि फ्रांस की क्रांति जो थी उसके क्या कारण थे। पहले राजनीतिक कारण सर, राजनीतिक कारण, फिर उसके बाद सामाजिक कारण, सामाजिक कारण के बाद आर्थिक कारण, बौद्धिक कारण, बौद्धिक कारण के बाद तत्कालिक कारण। तो मैं आपको पहले ही बताया कि किसी भी क्रांति के होने के एक तो दीर्घकालिक कारण होते हैं और एक तत्कालिक कारण होते हैं। क्या होता है कि बारूद पहले से भर जाता है, बारूद पहले से भर जाता है, बस उसको चिंगारी कोई लगा दे तो क्या हो, आग जल जाए। करेक्ट है। ओके बॉस, आगे बढ़े। चलिए, तो अब एक एक कारण पे चर्चा करते हैं। तो ये राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण में क्या है बच्चों, राजा की निरंकुशता जो थी, पहले ही बताया कि राजा जो था वहां पे निरंकुश रूप से शासन किया करता था। ये हमारे राजा हैं जो वहां फ्रांस में शासन किया करते थे। नीचे आपको मिल गया होगा किंग लुईस 16वें, पहले ही बताया कि राजा कौन था, लुईस 16वें वहां के राजा थे। और ये राजा थे, इन्हीं के समय में वहां की क्रांति हुई थी। अब फ्रांस में राजा ही सबसे बड़ा शासक था, राजा के सिवा कोई और शासक नहीं हुआ करता था। तो सबसे बड़ा जो शासक था वो फ्रांस में राजा ही हुआ करता था। जनता को बोलने का अधिकार तक नहीं होता था, कि जनता कुछ भी बोल दे ये भी अधिकार नहीं होता था बच्चों। क्यों? हम अगर देश में रह रहे हैं तो हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमें बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आप बताइए, आपको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आप कहेंगे सर होना चाहिए। तो यही हुआ, वहां पे क्या होता था, अधिकार ही नहीं देते थे कि आप भी कुछ बोलिए, राजा ही सर्वोपरि होता था। और राजा जो चाहे वही कानून बना सकता था, मतलब कानून भी राजा ही बनाएगा, शासन ही राजा करेगा, सब कुछ राजा ही करेगा। जनता से कोई मतलब नहीं, जनता का सिर्फ और सिर्फ शोषण किया जाता था, सिर्फ और सिर्फ शोषण किया जाता था। क्या हुआ, बिना किसी की सलाह से कानून बनते थे। तो राजा जो होता था वो अपने मन मर्जी से कानून बनाया करता था। करेक्ट है। अब जनरल स्टेट या स्टेट जनरल, अन्यायपूर्ण मतदान की व्यवस्था, वहां पे जो होते थे बच्चों, जो मतदान हुआ करता था, मतदान के जो अन्यायपूर्ण भेदभाव थे वो कैसे थे? क्योंकि एक कारण ये भी था, देखिए क्या होता था कि यहां पर मतदान, एक देखिए दो तरफ फर्स्ट एंड सेकंड लिखा है और थर्ड लिखा है। तो आपको मैं इसको समझाता हूं कि क्या है ये और ये पल्ला कैसे भारी हो रहा है। यहां का जो वर्ग था, 3 वर्गों में एक एक वोट मिलता था। 3 वर्ग जो होते थे बच्चों वो एक एक वोट मिलता था, एक एक वोट मिलता था। पहले 2 वर्ग में पादरी और कुलीन वर्ग, पादरी और कुलीन वर्ग क्या होते हैं ये भी आपको आगे चर्चा होगी कि पादरी और कुलीन वर्ग क्या होते हैं। वहां के पादरी और कुलीन वर्ग सबसे सर्वश्रेष्ठ हुआ करते थे उस समय। करेक्ट है। फिर मिलाकर तीसरे वर्ग के खिलाफ फैसला कर देते थे। कैसे कर देते थे? तीसरे वर्ग की संख्या सबसे ज्यादा थी, तीसरे वर्ग की संख्या जो थी वो सबसे ज्यादा थी। जाहिर सी बात है कि तीसरा वर्ग जिसमें किसान होते थे, परेशान व्यक्ति होते थे और गरीब तबके के व्यक्ति होते थे, तो वो ज्यादा मिलेंगे। और राजा एक ही होगा, पादरी भी 1 2 4 10 हो सकते हैं। मतलब क्या होता है, जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं वो ज्यादा आपको मिलने वाले हैं। तो फिर क्या हुआ, ज्यादा थी, फिर भी उनकी बात नहीं मानते थे, उनकी बात नहीं मानते थे। कैसे नहीं मानते थे? अब क्या होता था कि जब वहां पे वोट पड़ता था, वोट जब पड़ता था तो क्या होता था कि जो 2 वोट होते थे,
जैसे पादरी के और उसके राजा के वो वोट एक तरफ होता था और जनता का वोट एक ही काउंट किया जाता था। तो यही होता था ना कि अब वोट जो है 2 वोट एक तरफ कर दीजिए और जनता को एक तरफ कर दीजिए, तो वो दिक्कत होगी और आपका पलड़ा भारी हो जाएगा। तो देखिए क्या होता था, जनता को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखना, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग केवल 10% वहां पे लोग हुआ करते थे और 90% जो होती वो तीसरे वर्ग की आबादी थी। तीसरे वर्ग की 90% आबादी थी। इन्होंने सरकारी पद नहीं मिलते थे, इन्हें सरकारी पद नहीं मिलते थे। किसको नहीं मिलते थे सरकारी पद? जो वहां से वंचित थे, क्या थे, जो हमारे पिछड़े तबके के व्यक्ति थे, उनको राजनीतिक पद नहीं मिलते थे। वह शासन में भाग नहीं ले सकते थे और जब शासन में भाग नहीं ले पाएंगे तो विरोध होना जायज है। उनके पास कोई राजनीतिक शक्ति ही नहीं होती थी कि हम देश में रह रहे हैं तो हम भी कुछ कर पाएं। सर्वसर्वा बस राजा ही होता था, सर्वसर्वा बस राजा ही होता था और निरंकुश रूप से शासन किया करता था। करेक्ट है। तो अब मैं आपको इसके पहले क्या क्या बताया, क्या क्या बताया, एक बार आंखें बंद करिए और याद करिए। सर आपने मुझे राष्ट्रवाद का मतलब बताया, आपने मुझे राष्ट्रवाद का मतलब बताया, फ्रेडरिक सरीव द्वारा जो चित्र का निर्माण किया गया था उसके बारे में हमको बताया। करेक्ट है। तो उसके बारे में बताया। फिर उसके बाद फ्रांस की क्रांति पे चर्चा करने आए और फ्रांस की क्रांति के पहले ही राजनीतिक कारण पे चर्चा हो रही है। चलिए राजनीतिक कारण पे चर्चा हो रही है, आगे करते हैं। फिर क्या हुआ, भ्रष्टाचार और बाहरी प्रेरणा। इसके बाद भ्रष्टाचार और बाहरी प्रेरणा क्या थी बच्चे? देखिए प्रशासनिक भ्रष्टाचार कैसे होता था वहां पे। प्रशासनिक भ्रष्टाचार, सरकारी पद पर अमीर और कुलीन वर्ग के को ही दिए जाते थे। मतलब सर सरकारी वर्ग जो था, सरकारी पद जो था वो केवल अमीर लोग होते थे और कुलीन वर्ग ही उस पर विराजमान हो सकते थे। उस पर जो क्या था, हमारे जो गरीब तबके के व्यक्ति थे उनको अधिकार नहीं मिलता था। कानून सबके लिए बराबर नहीं हुआ करते थे। ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर आप कानून नहीं सबके लिए बराबर रखेंगे, जब कानून सबके लिए बराबर नहीं होगा बच्चों, तो एक व्यक्ति बहुत आगे निकल जाएगा और एक व्यक्ति बहुत पीछे हो जाएगा। करेक्ट है। अमेरिकी क्रांति से प्रेरणा। अब ये जो था, ये जो थी क्रांति, ये फ्रांस की क्रांति जो थी, इसके पहले अमेरिका की क्रांति हो चुकी थी और उसी से इन लोगों ने एक प्रेरणा ली कि फ्रांस की क्रांति के लोगों ने देखा कि स्वतंत्रता और समानता संभव है। इसके पहले क्या होता था, इसके फ्रांस की क्रांति हुई, उसके पहले भी अमेरिका की क्रांति हो गई और उससे इनको एक झलक मिली कि देखिए हम स्वतंत्र हो सकते हैं, हमारे पास समानताएं हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हम राजा के अंडर में ही चले और राजा हम पे शासन करता रहे। तो हुआ क्या कि उनको वहां से प्रेरणा मिली और प्रेरणा मिलने के बाद उनके अंदर एक भावना का विकास हुआ राष्ट्रवाद का, और राष्ट्रवाद की भावना को आगे बढ़ाया और फ्रांस की क्रांति हो गई। जनता भी अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी, जनता भी अपने अधिकारों के लड़ना शुरू कर दी। संक्षेप में राजनीतिक विफलताएं क्या है उसको समझिए कि देखिए संक्षेप में क्या हुआ कि राजनीतिक कारण जो था, संक्षेप में राजनीतिक कारण जो था उसको समझ लीजिए। यहां तक तो मैं आपको विस्तृत बताया कि सर राजनीतिक कारण क्या था। बच्चे राजनीतिक कारण मैं आपको बताया कि राजनीतिक कारण में क्या क्या कारण थे। अब देखिए राजा की निरंकुशता। पहला, आप अगर लिखना हो, शॉर्ट नोट्स बनाना है, जैसे शॉर्ट नोट्स अगर आपको बनाना है तो ये वाली स्लाइड का स्क्रीनशॉट लीजिए, राजनीतिक कारण में आप इसको लिख लीजिए। अच्छा आप मुझे बताइए सारी चीज़ें लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आप नोट्स अपना बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? बताइए। बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत आगे जाएंगे आप लोग। खुद का नोट्स जो होता है बहुत अच्छा होता है बच्चों। मैं एक एक चीज़ खुद लिख कर पढ़ता हूँ और खुद का नोट्स होता है, उसी से मैं आप लोगों को अच्छे से कराता भी हूँ। तो राजा की निरंकुशता है, अन्यायपूर्ण मतदान व्यवस्था। मतदान व्यवस्था में आपको बता ही दिया, जनता को अधिकार से वंचित करते थे, जनता अधिकारों से वंचित हुआ करती थी। भ्रष्ट प्रशासन कैसा था वो भी पता हो गया आपको। और अमेरिका की क्रांति से उनको प्रेरणा क्या क्या मिली, अमेरिका की क्रांति से प्रेरणा क्या क्या मिली कि स्वतंत्रता भी संभव है और समानता भी संभव है, हम लोग राजा के अंडर में नहीं रहेंगे। करेक्ट है। तो ये हो गया। अब देखिए इसके बाद हमें लगता है कि आपका राजनीतिक कारण समाप्त हो गया। राजनीतिक कारण मैं आपको बता दिया और उसका संक्षेप में भी बता दिया। अब देखिए, अभी देखिए और है कि समाज में जो था, समाज में असमानता थी। अब समाज में असमानता थी तो ये आ जाएगा आपके सामाजिक कारण में, ये आ जाएगा आपके सामाजिक कारण में
कि सर समाज में असमानताएं कैसे कैसे थी। तो अभी मैं आपको बता रहा था ना कि पादरी वर्ग होता है, कुलीन वर्ग होता है, आम जनता होती है। अभी मैं इसको आगे आपको डिस्कस करूंगा। देखिए वही आ गया। तो पहला वर्ग, यहाँ जो फ्रांस था, फ्रांस जो था वो 3 वर्गों में बटा हुआ करता था, 3 स्टेट्स हुआ करते थे। पहला स्टेट जो था उसमें पादरी हुआ करते थे, पादरी, और दूसरे में सामंत और कुलीन वर्ग के लोग हुआ करते थे, और तीसरे में आम जनता हुआ करती थी। और इस आम जनता में देखिए हमारे किसान, मजदूर, व्यापारी और मध्यम वर्ग के लोग आया करते थे। और ये दूसरा वर्ग हो जाएगा और ये पहला वर्ग हो जाएगा। पहला वर्ग में पादरी सबसे ऊपर हुआ करते थे। करेक्ट है? ओके बॉस, आगे बढ़े। तो आपको ये पता हो गया कि समानता क्या है। ठीक है, समानता असमानता कैसे थी। विशेषाधिकार बनाम बोझ। अब देखिए जो मैं आपको बताया कि वहां पे सर क्या था, 3 वर्गों में विभक्त था। तो वहां के जो 2 वर्ग थे उनको एक विशेष अधिकार प्राप्त हुआ करता था, समाज में उनको विशेष अधिकार प्राप्त हुआ करता था। और वो समाज में विशेष अधिकार क्या प्राप्त था कि कर नहीं देते थे। कौन कर नहीं देता था? जो वहां के जो पहले और दूसरे वर्ग के लोग थे वो कर नहीं देते थे, जनता से कर वसूलते थे। कैसे? जनता से कर वसूलते थे और रुपए इकट्ठा करके खूब मौज मस्ती किया करते थे। और ये कौन थे? उच्च पद और सम्मान भी इनको विशेष रूप से मिलता था। वही हमारा जो तीसरा वर्ग होता था, तीसरा वर्ग होता था, कौन सा तीसरा वर्ग सर? वो में किसान वर्ग आते थे। तो उसमें क्या हुआ, तीसरे वर्ग में क्या होता था, करों का सारा बोझ झेलना पड़ता था। कर जितने भी होंगे वो तीसरे वर्ग के ही लोग देंगे। अब ये मत कहिएगा सर तीसरा वर्ग क्या होता है, आप एक बार देख लीजिए कि तीसरे वर्ग में लोग कौन कौन आते हैं, क्योंकि मैं इसको बार बार नहीं बताने वाला हूं। अगर मैं आपको तीसरा वर्ग बता दिया तो आप इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिए कि तीसरा वर्ग क्या होता है, क्योंकि आगे जो होंगे ये शब्द पे आगे चर्चा, तीसरा वर्ग, प्रथम वर्ग, दूसरा वर्ग और पहला वर्ग, इस पे चर्चा होगी। तो आपको बस यही केवल शब्द मिलेगा और आपको समझ जाना होगा कि सर तीसरा वर्ग कह रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं। करेक्ट है? तो जो तीसरा वर्ग हुआ करता था, तीसरे वर्ग को क्या हुआ करता था कि वो करों का बोझ झेला करता था, करों का बोझ वो झेला करता था। तीसरे वर्ग को करों का बोझ बहुत झेलना पड़ता था। और पहले और दूसरे वर्ग के लोग होते थे जो करों को क्या करते थे, वसूला करते थे। और वसूलने के साथ साथ होता क्या था बच्चों कि वो अपना ऐश की जिंदगी जिया करते थे। ये देखिए आपको एक चित्र दिखाया गया होगा कि ये जो हमारा किसान है या तीसरे वर्ग का जो व्यक्ति है, वो यहाँ पे जो 2 वर्ग के व्यक्ति हैं, वहाँ पे जो 2 वर्ग के व्यक्ति हैं वो कैसे उनका बोझ ये व्यक्ति झेल रहा है। आप चित्र के माध्यम से समझिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चित्र लगाने का मतलब ये होता है कि आप पढ़ते तो हैं लेकिन अगर किसी भी चीज़ को देख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपका। तो ठीक है, पता हो गया कि विशेषाधिकार क्या था। अब मध्यम वर्ग पता होना चाहिए आपको, मध्यम वर्ग क्या है, मध्यम वर्ग का उदय कैसे हुआ, मध्यम वर्ग है क्या, पता होना चाहिए आपको। करेक्ट है बॉस? तो आगे बताएं आपको कि मध्यम वर्ग क्या था। तो सबसे पहले ही लिखा था कि मध्यम वर्ग कौन थे, ये मध्यम वर्ग के लोग। तो अभी जो हमारे तीसरे वर्ग में लोग हुआ करते थे उसी में से कुछ हमारे जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, वकील, डॉक्टर, शिक्षित लोग थे, उन्हीं के द्वारा तीसरे मध्यम वर्ग का उदय भी हो गया, उन्हीं के द्वारा मध्यम वर्ग का उदय हो गया। तो क्या था इसमें, कौन थे, आपको पता हो गया कि मध्यम वर्ग में हमारे सर व्यापारी थे, वकील थे, डॉक्टर थे और शिक्षित लोग थे, यही हमारे मध्यम वर्ग में शामिल हुआ करते थे। अच्छा सर ये शामिल थे तो इनकी मांगे क्या थी, इनकी कुछ मांगे हुआ करती थी। वे पढ़े लिखे थे और बराबरी का अधिकार चाहते थे। क्या थे, जो हमारी जनता चाहती थी उनकी बातों को आगे बढ़ाने का काम इन्हीं मध्यम वर्ग के लोगों ने किया। पढ़े लिखे थे और बराबरी का अधिकार ये चाहते थे। इन्हें शासन में भागीदारी नहीं मिलती थी जिससे ये नाराज थे। तो शासन में भागीदारी नहीं मिलती थी। अभी भी आपको पता होगा कि वहाँ पे जो राजा था, वो राजा जो था वो अपना ही कानून बना देता था, अपना अच्छे से जो मन करता था, किसी को कानून बनाने का अधिकार नहीं हुआ करता था। जनता बहुत परेशान थी। करेक्ट है? तो आगे बढ़े बस, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब किसानों की दयनीय स्थिति, किसानों की दयनीय स्थिति कैसे थी कि किसान, अब बड़े बड़े शब्दों में लिखा होगा कि बेगार, बेगार, बेगार का मतलब क्या होता है सर, कि बेगार जो होता है, बेगार का मतलब होता है कि आप किसी के यहाँ जाए काम करें और वो आपसे काम करा ले और आपको आपका मेहनताना न दे, उसी को हम बेगार कहते हैं, उसी को हम बेगार कहते हैं। तो यहाँ भी वही हुआ करता था कि किसानों को कई प्रकार के कर और बेगार
बिना मजदूरी काम, बताया ना आपको, ये देखिए बेगार जो था वो बिना मजदूरी के काम करना पड़ता था। तो ये जो किसान हमारे हुआ करते थे, इन किसानों को, किसान जो हमारे हुआ करते थे, इन किसानों को बच्चों बेगार करना पड़ता था। और ये जो वहाँ पे सामंत लोग थे उनको कर भी देना पड़ता था। अब एक चीज़ बताइए, आप तो एक तो मुझसे बेगार करा रहे हैं, फ्री का काम करा रहे हैं, मैं अपने खेत में काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे खेत में उत्पादन कैसे होगा? अगर हमारे खेत में उत्पादन नहीं होगा, आप कर हम लेंगे हमसे, हमारे ऊपर आप प्रेशर बनाएंगे, आप कर दीजिए कर दीजिए। तो बताइए बच्चे, जब हम किसान हैं तो एक मध्यम वर्ग के जो परिवार होता है वो पूरा किसानी पे ही डिपेंड होता है। तो किसान जो होता है वो अपने फसलों का उत्पादन नहीं कर पाएगा, अपने सारी चीज़ें नहीं कर पाएगा, तो कैसे कर होगा कि वो कर देगा? तो इसीलिए विरोध होना जायज़ था। उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। अब आर्थिक स्थिति कैसे खराब होगी? आप दिन प्रतिदिन बेगार कराएंगे, आप हमसे बेगार कराते रहिए और हमको रुपया ना दीजिए। हम काम तो कर रहे हैं लेकिन हमको रुपए नहीं मिल रहे हैं, काम तो कर रहे हैं लेकिन हमको रुपए नहीं मिल रहे हैं, तो क्या होगा? हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती जाएगी, सामाजिक स्थिति भी कमज़ोर हो रही थी, धीरे धीरे सामाजिक स्थिति भी धीरे धीरे कमज़ोर हो गई। इतने कारण हो गए, करेक्ट है। अब सामाजिक भेदभाव भी था। सामाजिक भेदभाव कैसे था? सामाजिक भेदभाव देखिए, अपने समाज में आज भी देखा होगा कि हमारे यहाँ अभी भी वही है कि आप ये हैं, आप वो है, मतलब नाम नहीं लेना चाहेंगे। हमारे समाज में बहुत सारी जातियों में हमारा समाज बटा हुआ है, वैसे यहाँ भी था। समाज में जन्म के अधिकार पर ऊंच नीच का भेदभाव होता था कि आप यह निचले दबदे से हैं, आप ऊंचे वर्ग से हैं, तो आप यहाँ नहीं आ सकते, वहाँ नहीं जा सकते। इस पे भी एक क्या होता था बच्चों? इस पे भी भेदभाव होता था फ्रांस में, करेक्ट है। तो इसके लिए भी क्रांति होना जायज था। तीसरे वर्ग पर कोई सम्मान नहीं मिलता था, तीसरे वर्ग को कोई भी सम्मान नहीं मिलता था। देख रहे हैं आप यहाँ पे जो हमारे पहले और दूसरे वर्ग के लोग हैं कितने अच्छे से जी रहे हैं, और यहाँ पे एक गेट के माध्यम से हमारे तीसरे वर्ग के जो लोग हैं उनको कैसे अलग कर दिया गया। मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति थी। फ्रांस की क्रांति ऐसे नहीं हो गई, ऐसे ही नहीं हो गई। वो एक दिन का परिणाम नहीं थी बच्चों, फ्रांस की क्रांति एक दिन का परिणाम नहीं थी। फ्रांस की क्रांति होने के बहुत सारे कारण थे, तो फ्रांस की क्रांति के एक दिन में नहीं हो गई। ऐसे क्या बताएं आपको कि अगर हमको इतना परेशान किया जाएगा कि हमको हमारा अधिकार नहीं मिलेगा, हमें जीने का अधिकार नहीं मिलेगा, हमें मतलब इतना भेदभाव किया जाएगा कि हमसे बेगार कराया जाए, हमें कर लिया जाए, हमें समाज में बैठने के लिए जगह न दी जाए, तो जाहिर सी बात है इंसान एक समय तक ही झेलेगा, एक समय ऐसा आएगा कि वो विरोध कर जाएगा। समझ गए आप? तो समझ गए आप? आइए अब निष्कर्ष निकालते हैं इसका। जो था आपका जो ये सामाजिक कारण है, जैसे मैं आपको जब राजनीतिक कारण बताया तो राजनीतिक कारण में भी बताया कि बच्चे ये स्लाइड है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप अपने पास रखिएगा और अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। तो वैसे ये भी है। तो देखिए फ्रांस की क्रांति की अपहारिताएं क्या थी, निष्कर्ष निकालते। फ्रांस में सामाजिक असमानता, विशेषाधिकार की व्यवस्था और तीसरे वर्ग की अपेक्षा जनता की क्रांति की भावना का पैदा होना था। जनता में क्रांति का पैदा होना था, ये था। उसमें क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। यह स्पष्ट है कि सामाजिक और राजनीतिक कारणों ने 1789 की क्रांति, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है, क्रांति की, फ्रांसीसी क्रांति की अपहार्य कारण बना दिया। करेक्ट है, अपहार्य कारण बना दिया। स्वतंत्रता में क्या याद रखेंगे? देखिए सर, वहां के जो लोग थे वो स्वतंत्र नहीं थे। कौन से लोग थे? तीसरे वर्ग के लोग, करेक्ट है। उनको, तीसरे वर्ग के लोग को समानता नहीं मिली थी, तीसरे वर्ग को लोग को समानता नहीं मिली थी। इसके पहले मैं आपको बताया समानता कैसे नहीं मिली थी, ठीक है। वहां की जो बंधुता थी वो बंधुता भी बहुत इधर उधर तहस नहस हो चुकी थी। तो बच्चों आपको इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई, ये बताइए। एक एक चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये बताइए आप। क्लियर हो गई है ना? क्लियर हो गई है ना? तो आज मैं आपको फ्रांस की क्रांति चालू कर दिया हूं, और यूरोप में जो राष्ट्रवाद था वो राष्ट्रवाद का जो पहला चैप्टर है वो मैं आपको चालू किया हूं। इसके बाद भारत में राष्ट्रवाद कैसे हुआ, तो आप राष्ट्रवाद समझे रहिए, राष्ट्रवाद की भावना समझे रहिए, उसके कारण को समझे रहिए। आप आगे जाएंगे जब, तो आपको चीजें क्लियर नजर आएंगी। अच्छा, एक चीज आप बोलेंगे सर आप बहुत सारी चीजों को छोड़ जा रहे हैं, या फिर ऐसा वैसा, जो बच्चे देख रहे होंगे बुक में बहुत सारी चीजें होंगी, तो आप समझते जाइएगा।
कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होगा जो बचेगा। फिलहाल आप पढ़ते जाइएगा। क्लास जिस दिन मैं आप बोल दूंगा कि बच्चे आज ये आपका जो पहला क्लास है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, वो आज आपका समाप्त हो गया, उस दिन आप मुझे ये बताइएगा कि आपका एक भी क्वेश्चन बचा कि नहीं बचा। करेक्ट है? तो एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आपका। अभी मैं आपकी क्लास स्टार्ट किया हूं, अभी तो पहली क्लास है, अभी फ्रांस की क्रांति पढ़ा रहा था, फ्रांस की क्रांति अभी पढ़ा रहा हूं, अभी भी नहीं खत्म हुई। इसके लिए मैं आपको एक दूसरी क्लास भी लूंगा फ्रांस की क्रांति पढ़ाने के लिए। करेक्ट है? फ्रांस की क्रांति हुई, फिर फ्रांस की क्रांति के लिए मैं अलग से भी क्लास लूंगा। फ्रांस की क्रांति के लिए ये पढ़ाया, उसके बाद एक और क्लास लगेगी फ्रांस की क्रांति, फिर फ्रांस की क्रांति के परिणाम क्या हुए, फिर नेपोलियन बोनापार्ट जो था उसके बारे में चर्चा की जाएगी, और राष्ट्रवाद के उदय के कारण पे चर्चा हो चुकी है। लेकिन जब मैं आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा ना बच्चों, तो वहां पे मैं और अच्छे से बताऊंगा कि राष्ट्रवाद के उदय का कारण क्या था। करेक्ट है? तो इतनी चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई? आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बच्चों आज के लिए, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और अपने घर परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल भी रखेंगे। मैं आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा बच्चों कि आप जो है पढ़ाई लिखाई के साथ, आप पढ़ाई लिखाई तो करते ही रहिए, पढ़ाई लिखाई के साथ आप एक सामाजिक व्यक्ति भी बनिए, सामाजिक व्यक्ति बनिए और अच्छे से अपने घर परिवार का भी ध्यान रखना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अभी या तो आप बहुत छोटे हैं, ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन आप अपने मम्मी पापा के साथ रहिए और उनकी फीलिंग को समझिए। मैं एक चीज आपसे बोलना चाहूंगा कि आप अपने मम्मी पापा को मजबूत करिए, ना कि मजबूर करिए। करेक्ट है? कैसे मजबूत आप कैसे करेंगे? अपनी पढ़ाई के थ्रू आप अपने मम्मी पापा को मजबूत करेंगे, उनको समाज में एक इज्जत दिलाएंगे। बाकी आपके ऐसा नहीं कि आप, हो सकता है आप बहुत अमीर घर से बिलोंग करते हो सकता है कोई बहुत गरीब घर से बिलोंग करता हो, लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज है बच्चों जो अमीरी और गरीबी नहीं देखती है। अमीरी और गरीबी वो कभी भी नहीं देखती है। एक शिक्षित व्यक्ति है, कितना भी गरीब हो, अगर वो समाज में है, शिक्षित है, सक्सेस है, तो उसको सम्मान उतना ही मिलेगा जितना एक अमीर व्यक्ति को मिलता है। तो आपका जो पहला चैप्टर है बच्चों यूरोप में राष्ट्रवाद, वो शुरू हो गया है और आपको इतना मैं आपको पढ़ाया जितना फ्रांस की क्रांति के कारण तक लेकर गया, फ्रांस की क्रांति के कारण तक जहां तक भी लेकर गया, यहां तक मैं लेकर आया। इसके आगे जो चर्चा होगी वो नेक्स्ट क्लास में होगी। तो आज के लिए बच्चों मेरी सब्जेक्ट में और मेरी क्लास में आज मैं आपको इतना ही बता सकता हूं। करेक्ट है? तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि आपको आगे आगे पढ़ना कैसे। मेरे एक बात मान लीजिएगा, आप एक बात मान लीजिएगा कि मैं इतना पढ़ाया हूं, इसके पहले भी मैं एक सिलेबस पे डिस्कस किया हूं, उसको भी अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और ये बार बार मैं क्यों कहता हूं कि आप लिखते रहिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए। बच्चे आप लिखेंगे तो जो पेन होता है ना, पेन और दिमाग का सीधा कनेक्शन होता है। जो आप लिख रहे हैं 90% ऐसा है कि आप कंसंट्रेट होकर लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो वो आपको याद हो जाएगा। तो आप अपना नोट्स बनाइए, यहाँ से जितनी भी चीज़ें दी जा रही हैं वो आप लिखिए, पढ़िए, अपना नोट्स तैयार करते रहिए। और उसके बाद जो आपको नई चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ वो भी लिखते रहिए। और आप एक चीज़ विश्वास मान के आराम से पढ़ते जाइएगा कि एक भी चीज़ आपकी छूटेगी नहीं। आपको लग रहा होगा कि सर छोड़ रहे हैं, लेकिन आज तो आपकी पहली क्लास है ना, आपकी पहली क्लास है। धीरे धीरे पढ़िए, समझिए कैसे होगा वो मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या आपको करना है और कैसे चलना है आपको हमारे साथ, और कैसे आपको टॉप करना है। टॉप करेंगे बच्चों, आपका 100% क्वेश्चन फंसाएंगे। ऐसा नहीं कि बस आपको पास कराएंगे, टॉप कराने के लिए हम लोग आए हैं, ना कि पास कराने के। तो आप लोगों से एक आशा करता हूं कि आपको जितनी क्लासेस दी जाती हैं अच्छे से पढ़ाई करिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने घर परिवार का ख्याल रखिए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, जय भारत।